नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड में। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं भारतीय इतिहास का नया टॉपिक मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बाबर के बारे में। और बाबर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन सभी बातों का संग्रह मैं आपके लिए इस वीडियो में करके लाया हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे प्रदर्शित की जाने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो मुगल साम्राज्य। साथियों, मुगल साम्राज्य का संपूर्ण जो कालक्रम है वो है 1526 से 1857 ईस्वी। इसके अंतर्गत आज अपन बात करेंगे सबसे पहले मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। बाबर का शासनकाल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो था 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर का पूरा नाम था साथियों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर का जन्म पूछा जाता है तो जन्म हुआ था इनका 14 फरवरी 1483 को ट्रांस ऑक्सीनिया की रियासत फरगना में हुआ। तो देखिए साथियों, इसमें जो प्रश्न बनता है वो दो प्रश्न बनते हैं। एक तो जन्म कब हुआ, तो 1483 में हुआ, पूरी तिथि आपसे नहीं पूछी जाती है, 1483 में हुआ। या फिर आपको स्थान पूछा जाता है तो स्थान कौन सा था, फरगना। तो फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न बनता है साथियों पिता के संदर्भ में। पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। ये थे फरगना के शासक। माता का नाम अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कुतुलुग निगार खानम। तो कुतुलुग निगार खानम इनकी माता का नाम था। दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम। अब देखिए साथियों, प्रश्न आता है बाबर अपने पिता पक्ष की ओर से किसके वंशज थे। तो पितृ पक्ष की ओर से ये तैमूर तुर्क के 5वें वंशज थे। इसी प्रकार से मातृ पक्ष की ओर से बाबर चंगेज खां मुगलों का 14वां वंशज था। तो पिता पक्ष की ओर से तो ये तैमूर के 5वें वंशज थे और माता पक्ष की ओर से ये चंगेज खां के 14वें वंशज थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्न आता है वह मुगल बादशाह जो तुर्क तथा मंगोल दोनों के रक्त का मिश्रण था, तो वो था बाबर। बाबर के चाचा का नाम था अहमद मिर्जा। अहमद मिर्जा जो थे वो समरकंद व बुखारा के शासक थे। बाबर गद्दी पर बैठा तो साथियों बाबर जो है वो अपने पिता उमर शेख मिर्जा के मरने के पश्चात मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना था। 1494 में जो है बाबर फरगना का शासक बना था और इस समय उनकी आयु जो थी वो मात्र 11 वर्ष की थी। अब देखिए बाबर के पुत्रों की संख्या। बाबर के पुत्र कितने थे, तो पुत्र थे 4, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अब देखिए थोड़ी सी हम समरकंद के बारे में बात करेंगे। तो समरकंद जो थी वो तैमूर की राजधानी थी। अतः बाबर अपने पैतृक क्षेत्र को जीतना चाहता था। 1496 में बाबर ने समरकंद को जीतने का असफल प्रयास किया। तो बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया था 1496 में, लेकिन ये अपने प्रयासों में असफल रहा। अगले वर्ष 1497 में बाबर ने समरकंद को जीत लिया। तो 1497 वो वर्ष था जब बाबर ने समरकंद को जीत लिया, परंतु शीघ्र ही समरकंद तथा फरगना दोनों ही रियासतें बाबर के हाथ से निकल गईं। अब इसके बाद में आता है महत्वपूर्ण युद्ध है सरायपुल का युद्ध। सरायपुल का युद्ध हुआ था 1502 ईस्वी में। ये युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। एक तरफ थे उज्बेक सरदार शेबानी खां और दूसरी तरफ थे बाबर। इस युद्ध में पराजित होने के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार कुछ समय तक के लिए छोड़ दिया। तो साथियों इसमें प्रश्न आता है कि वह ऐतिहासिक युद्ध कौन सा था जिसमें हारने के पश्चात बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार छोड़ दिया।
तो वो था सरायपुल का युद्ध। और इस सरायपुल के युद्ध में बाबर की बहन भी शेबानी खां के हाथों लग गई थी तथा शेबानी खां ने उससे विवाह कर लिया था। अब देखिए साथियों, सरायपुल के युद्ध में हालांकि बाबर पराजित हुआ था शेबानी खां के हाथों। इसके बाद 2 वर्ष पश्चात 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था। तो इसमें ये वर्ष पूछा जाता है कि बाबर ने काबुल पर अधिकार किस वर्ष किया, तो 1504 में किया। इसके संदर्भ में एक बात और भी आती है कि 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर ली। तो इसमें प्रश्न यही बनता है कि मुगल वंश में सबसे पहला शासक जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी वो कौन था, तो वो था बाबर। और इसके जो पूर्वज थे वो कौन सी उपाधि को धारण करते थे, वो करते थे मिर्जा। तो इनके पिता का नाम जैसे मैंने आपको बताया, तो वो कौन सी उपाधि धारण करते थे, वो सारे के सारे इनके पूर्वज मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। अब देखिए बाबर के द्वारा कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया गया। तो ये जो 5 पद्धतियां मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये परीक्षाओं में सुमेलित करने की दृष्टि से भी या व्यक्तिगत रूप से किसी भी पद्धति के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है तुलुगमा युद्ध पद्धति। ये जो तुलुगमा युद्ध पद्धति है ये मुगलों के द्वारा या बाबर के द्वारा उज्बेगों से सीखी गई थी। तो बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति किससे सीखी थी, तो उज्बेगों से सीखी। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है बाबर ने बंदूकों के प्रयोग की कला, बंदूकों का प्रयोग करने की जो कला है वो सीखी थी ईरानियों से। बाबर ने गतिशील घोड़ों के संचालन की कला, तो ये गतिशील घोड़ों के संचालन की जो कला है वो अपने सहजातीय तुर्कों से सीखी थी। इसके अलावा बाबर ने तोपखाने विस्फोटक शस्त्र के प्रयोग की जो कला सीखी थी वो किससे सीखी थी, कुस्तुनतुनिया के तुर्कों से। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तोपखाने के प्रयोग की कला जो है वो मुगलों ने किससे ग्रहण की थी, तो कुस्तुनतुनिया के तुर्कों से। इसके अलावा उस्मानी या रूमी विधि ये बाबर के द्वारा उस्मानियों से सीखी गई थी। तो ये पांचों की पांचों पद्धतियाँ किन से सीखी थी बाबर ने, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। बाबर ने 1511 में समरकंद के साथ बुखारा व खुरासन को जीत लिया। तो समरकंद को अंततः जो है बाबर ने 1511 में जीता और इसके साथ साथ बुखारा व खुरासन को भी बाबर ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब देखिए साथियों, एक और युद्ध आता है कुल ए मलिक का युद्ध। तो ज़्यादातर मोस्टली परीक्षाओं में ये युद्ध नहीं पूछा जाता है, विद्यार्थी इस युद्ध से परिचित भी नहीं होते हैं, लेकिन ये युद्ध भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप इसके लिए निश्चित रूप से तैयार रहें। कुल ए मलिक का युद्ध ये लड़ा गया था मई 1512 ईस्वी में। किन के मध्य लड़ा गया था, उबैदुल्ला खां तथा बाबर के मध्य लड़ा गया था कुल ए मलिक का युद्ध। इस युद्ध में उबैदुल्ला खां से पराजित होकर समरकंद पुनः बाबर के हाथों से निकल गया। तो 1511 में समरकंद को बाबर ने जीत लिया, लेकिन किस युद्ध के पश्चात समरकंद को बाबर ने वापस खो दिया था, तो वो था कुल ए मलिक का युद्ध। तीसरी बार समरकंद खोने के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार अंतिम रूप से छोड़ दिया। तो बाबर ने अंतिम रूप से समरकंद को जीतने का जो विचार है वो किस युद्ध के पश्चात छोड़ा, तो वो है कुल ए मलिक का युद्ध। सबसे पहले 1497 में बाबर ने समरकंद पे आक्रमण किया था, इसमें वो असफल रहा। 1502 में सरायपुल का युद्ध लड़ा था, उसमें भी वो शेबानी खां से पराजित हुआ। और 1512 में जो है कुल ए मलिक के युद्ध में उबैदुल्ला खां से बाबर पराजित हुआ और बाबर ने हमेशा के लिए समरकंद को जीतने का विचार छोड़ दिया। अगला बिंदु है बाबर ने भारत आक्रमण के समय भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उल्लेख किया है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि बाबर के भारत आक्रमण के समय भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य थे, बहुत स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में, जिसको कहा जाता है बाबरनामा या तुजुके बाबरी,
ऑप्शन में या तो बाबरनामा आ जाएगा या तुजुके बाबरी आ जाएगा। एक ही बात है, बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम राज्यों तथा 2 हिंदू राज्यों का ही उल्लेख मिलता है। अब बाबरनामा में कौन से 5 स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का उल्लेख मिलता है और कौन से 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख मिलता है, ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख मिला है, वो हैं बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। इसके अलावा 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख बाबरनामा में बाबर ने किया है, वो है मेवाड़ और विजयनगर। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख बाबरनामा में हुआ है, वो राज्य कौन से हैं, और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख हुआ है, वो कौन से हैं, मेवाड़ और विजयनगर। अब देखिए साथियों, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया। तो बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था और किस अवधि में, 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए। अब इन आक्रमणों के बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे और इनमें से निश्चित परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। पहला आक्रमण, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला जो आक्रमण किया था बाबर ने, उसके बारे में देखिए। 1519 में बाबर ने पहला आक्रमण बाजोर पर किया। तो पहला आक्रमण कहाँ किया था, बाजोर पर किया। और बाजोर आक्रमण के समय ही बेहरा के किले को जीतने के लिए बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाने या बारूद का प्रयोग किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाबर ने पहली बार तोपखाने या बारूद का प्रयोग कब किया। तो बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था 1519 में बाजोर आक्रमण के दौरान बेहरा के किले को जीतने के लिए। अब देखिए, दक्षिणी भारत में तोप का प्रयोग सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने किया था। तो यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि दक्षिणी भारत में तोप का प्रयोग सर्वप्रथम करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो ये दिया जाता है पुर्तगालियों को। अब देखिए साथियों, बात करते हैं यूसुफ जही। बाबर ने 1519 के आरंभ में इस जाति के विरुद्ध आक्रमण किया। तो यूसुफ जही जाति के विरुद्ध बाबर ने 1519 के आरंभ में आक्रमण किया था। बाबर ने उस्ताद अली कुली, ये उस्ताद अली, केवल उस्ताद अली दिया जाता है परीक्षाओं में, ये पूरा नाम है इसका, उस्ताद अली कुली नामक एक तुर्क तोपची को तोपखाने का अध्यक्ष बनाया। तो अपने तोपखाने विभाग का अध्यक्ष बाबर ने किसे बनाया था, तो ये बनाया था उस्ताद अली कुली को। तथा बाबर ने मुस्तफ़ा खां नामक तोप विशेषज्ञ की सेवाएं भी ली थी। तो तोपखाने को काफ़ी हद तक इसने कुशलता प्रदान की थी। तोपखाने का अध्यक्ष बनाया था उस्ताद अली को। इसके अलावा मुस्तफ़ा खां से भी इन्होंने तोपखाने के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त की थीं। अब देखिए साथियों, बाबर ने अपने चौथे आक्रमण 1524 ईस्वी में लाहौर तथा दीपालपुर को जीता। तो चौथे आक्रमण में बाबर ने किस क्षेत्रों को जीता था, लाहौर और दीपालपुर को। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया। पूरी तरह से ये वीडियो आप देख लीजिए। बाबर के संदर्भ में कोई भी चीज़ इसमें आपसे छुपी हुई नहीं रहेगी। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में आपका हिस्ट्री विषय है, सेकंड ग्रेड में भी आपके ये सिलेबस में है मुगल काल, इसके अलावा रिट, पटवारी, राजस्थान पुलिस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल साम्राज्य। तो देखिए, बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया, तो ये निमंत्रण दिया था लाहौर पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने। तो 2 व्यक्तियों के द्वारा बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया गया था। इन्होंने ही बाबर से निवेदन किया था कि बाबर को भारत पर जल्द से जल्द आक्रमण करके भारत को जीत लेना चाहिए। तो लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी। अब देखिए साथियों, कारण क्या था। इब्राहिम लोदी ने दौलत खां लोदी के पुत्र दिलावर खां से क्रूर बर्ताव किया था।
मतलब दौलत खां लोधी जो लाहौर का सूबेदार था, उसने भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण बाबर को क्यों दिया? क्योंकि इब्राहिम लोधी ने दौलत खां लोधी का जो पुत्र था दिलावर खां से क्रूर बर्ताव किया था। अब देखिए बाबर ने जो आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, इसमें उन्होंने क्या उल्लेख किया है? बाबरनामा में बाबर मेवाड़ शासक राणा सांगा द्वारा भारत आक्रमण के निमंत्रण का उल्लेख करता है। तो बाबरनामा का विशेष संदर्भ देके प्रश्न पूछ लिया जाए तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने, जिनका वास्तविक नाम है राणा संग्राम सिंह। इस तथ्य की पुष्टि बाबरनामा के अलावा किसी भी स्रोत से नहीं होती है। अब हम बाबर के प्रमुख युद्धों की बात करेंगे। सबसे पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसकी पूरी तिथि आपको ध्यान में रखनी है, 21 अप्रैल 1526। किन किन के मध्य हुआ था ये पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर तथा इब्राहिम लोधी के मध्य। तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को अंतिम रूप से पराजित किया। अब देखिए साथियों, पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोधी की पराजय हुई, बाबर विजयी रहा। पानीपत युद्ध में विजय का कारण आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो विजय का कारण आपको बताना है बाबर के द्वारा प्रयुक्त तोपखाना तथा कुशल सेनापतित्व। तो तोपखाना तथा कुशल सेनापतित्व जो है वही बाबर की विजय का कारण रहा है पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति को अपनाया। तो तुलुगुमा युद्ध पद्धति मैंने अभी आपको बताई थी, ये जो है मुगलों ने किन से ग्रहण की है? उज्बेगों से ग्रहण की है। इसके अलावा इस युद्ध में तोप सजाने की उस्मानी या रोमी विधि का भी प्रयोग किया गया है। तो बाबर ने तोप सजाने की उस्मानी विधि का भी प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था और ये विधि किससे सीखी थी मुगलों ने? तो ये सीखी थी उस्मानियों से। अब देखिए इनके बारे में हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पद्धतियां हैं, परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं कई बार। तुलुगुमा पद्धति देखिए क्या है साथियों, ये इस युद्ध पद्धति में तुलुगुमा सेना का वह भाग था जो सेना के दाहिने तथा बाएं भाग के किनारे पर खड़ा रहता था तथा चक्कर काटकर शत्रु पर पीछे से हमला करता था। तो एक तरफ दाएं ओर खड़ा रहता था तुलुगुमा और एक तरफ बाईं ओर, तो बाईं और दाईं ओर खड़े रहते थे और ये चक्कर काटकर जो है वो पीछे से चक्कर काटकर शत्रु पर क्या करते थे? ये हमला करते थे। और ये पद्धति जो है बाबर ने उज्बेगों से ग्रहण की थी। अब देखिए उस्मानी या रोमी विधि क्या थी? दो गाड़ियों के बीच जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने को उस्मानी विधि कहा जाता था। तो ये व्याख्या सुनकर आपके दिमाग में चित्र बन गया होगा कि दो गाड़ियों के बीच जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की जो विधि थी वो थी उस्मानी विधि। इस विधि का प्रयोग उस्मानियों ने सफवी शासक शाह इस्माइल के विरुद्ध युद्ध में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में ग्वालियर का शासक विक्रमजीत इब्राहिम लोधी की ओर से युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो इब्राहिम लोधी की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था ग्वालियर के शासक विक्रमजीत ने। तो ग्वालियर का वह शासक जो इब्राहिम लोधी की ओर से युद्ध लड़ता हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, वो था विक्रमजीत। अगला है पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए साथियों 1504 में काबुल को जीत लिया था बाबर ने, लेकिन पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया और इसी उदारता के कारण जो है भारतीय इतिहास में बाबर को एक उपाधि दी गई है कलंदर की। तो परीक्षाओं में प्रश्न आता है कलंदर की उपाधि दी गई या कलंदर के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब देखिए रशब्रुक विलियम के अनुसार पानीपत के युद्ध के साथ ही बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए। मतलब पानीपत का युद्ध लड़ने के बाद बाबर के इधर उधर भटकने के जो दिन थे वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। ये कथन दिया है रशब्रुक विलियम ने। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है
पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त करते ही बाबर भारत का शासक बन गया। तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा दिया और पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त करते ही बाबर जो है वो भारत का शासक बन गया। और बाबर जो है वो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसी ने की थी भारत में मुगल वंश की स्थापना। तो ये प्रश्न कई बार आता है, भारत में मुगल साम्राज्य या मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? बाबर। बाबर ने तुर्की मूल के चगताई वंश का शासन स्थापित किया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तुर्की मूल के चगताई वंश का शासन बाबर ने स्थापित किया था और इसका नाम चंगेज खां के दूसरे पुत्र के नाम पर पड़ा। तो ये चगताई खां जो था वो चंगेज खां का दूसरा पुत्र था। इसी के नाम से जो है चगताई वंश का शासन स्थापित किया था बाबर ने। अगला बिंदु है, पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य का निर्णय नहीं किया बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय किया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा खां की सेवाएं प्राप्त की थीं। तो ये आप जानते हैं कि तोपखाने विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था बाबर के द्वारा उस्ताद अली कुली को, और मुस्तफ़ा खां की सेवाएं भी जो हैं इस युद्ध में बाबर ने प्राप्त की थी। और तोपखाने का प्रयोग करना जो है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का प्रमुख कारण माना गया है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर के शासनकाल का दूसरा ऐतिहासिक युद्ध था साथियों, खानवा का युद्ध। ये भी परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट होता है। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को। ये तिथि आपको ध्यान में रखनी है, 17 मार्च 1527। खानवा जो है ये है राजस्थान के भरतपुर जिले में। तो स्थान पूछ लिया जाता है, जैसे पानीपत जो है वो हरियाणा में है, वैसे ही खानवा जो स्थल है ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, रूपावास तहसील में। और आगरा से 40 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है ये खानवा स्थल। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। ये आपको ध्यान में रखना है, बाबर तथा राणा सांगा के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन सा था? खानवा का युद्ध। और इस युद्ध का कारण क्या था साथियों? तो कारण है पानीपत विजय के बाद बाबर का भारत में रहने का निश्चय। क्योंकि बाबर जो है वो पानीपत का युद्ध जीतने के पश्चात अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो मानता था वो मानता था मेवाड़ के शासक राणा सांगा को, और वो किसी न किसी तरह राणा सांगा को पराजित करके भारत में स्थायित्व प्राप्त करना चाहता था। ये था युद्ध का कारण। युद्ध का कारण पुनः सुन लीजिए, पानीपत विजय के बाद बाबर का भारत में रहने का निश्चय। अब देखिए साथियों, खानवा के युद्ध में बाबर विजयी हुआ, यह आपको अच्छी तरह ध्यान में है, तथा भारत में मुगल वंश की सत्ता को सुदृढ़ता मिली। तो एक तो प्रश्न आता है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध से हुई? तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई। और भारत में मुगल वंश की जो सत्ता थी वो मजबूत हुई, सुदृढ़ हुई, वो कौन से युद्ध से हुई थी? खानवा के युद्ध से। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला बिंदु है, बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आता है कि बाबर ने किस युद्ध से पहले जिहाद का नारा दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले। मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक स्टाम्प कर, जिसको कहा जाता है आयात शुल्क या चुंगी, को बाबर ने समाप्त कर दिया। तो खानवा के युद्ध से पहले जो है मुसलमानों पर जो लगाया जाता था आयात शुल्क या चुंगी, जिसको कहा जाता था तमगा, उसको भी बाबर ने समाप्त कर दिया था। इसके अलावा खानवा युद्ध से पहले बाबर ने शराब के सभी बर्तन सैनिकों के सामने तोड़ दिए थे। तो ये जो 3 कदम थे वो बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले उठाए थे। पहला तो सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया, दूसरा मुसलमानों से जो तमगा वसूल किया जाता था उसको समाप्त कर दिया, और शराब के सभी जो बर्तन थे वो सैनिकों के सामने तोड़ दिए। अब देखिए,
खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर की सेना का अनुपात क्या था? तो अनुपात था 2:1। और ये किसके अनुसार है? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार। अगला है खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सहयोगी। ये आप अच्छी तरह ध्यान में रख लीजिए साथियों, इसमें से प्रश्न निश्चित पूछा जाता है कि राणा सांगा के सहयोगी कौन रहे खानवा के युद्ध में। तो एक तो था हसन खां मेवाती, इसके अलावा इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, ये भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोगी था, क्योंकि इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने। तीसरा आलम खान लोदी जो था, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, वो भी राणा सांगा का सहयोगी था। और इसके अलावा मेदिनी राय, ये 4 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये कौन थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था? महमूद लोदी ने राणा सांगा को दिल्ली के शासक के रूप में मान्यता दी थी। तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा को दिल्ली के शासक के रूप में मान्यता किसने दी थी? तो आप बताएंगे महमूद लोदी ने। अब पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में हम पढ़ चुके हैं, खानवा के युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा युद्ध जो बाबर ने अपने शासनकाल में लड़ा वो था चंदेरी का युद्ध, और लगातार वर्षों में लड़े गए हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध और 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 28 जनवरी 1528 को। बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। मेदिनी राय वही व्यक्ति था जिसने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का सहयोग किया था। तो बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो खानवा युद्ध में भी सबसे पहले जिहाद का नारा दिया और चंदेरी के युद्ध में भी इन्होंने जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनारें बनवाई? तो वो था युद्ध चंदेरी का युद्ध। और ये जो चंदेरी का युद्ध था साथियों, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था। ये ध्यान में रखना आपको, शेरशाह सूरी जो आगे चलकर हुमायूं के 2 शासनकालों के मध्य 1540 से 1555 तक जो है भारत का शासक बनेगा, वही शेरशाह सूरी है ये, जिसने मुगलों की ओर से भाग लिया था चंदेरी के युद्ध में। मेदिनी राय का मालवा की राजनीति में इतना अधिक हस्तक्षेप था कि इसे मालवा के राजाओं का निर्माता कहा जाता है, किंग मेकर्स ऑफ मालवा। तो किंग मेकर ऑफ मालवा जो है वो किसको कहा जाता है? मेदिनी राय को। चंदेरी युद्ध के समय शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया कथन आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इस चंदेरी युद्ध के समय शेरशाह सूरी आपको पता है मुगलों की ओर से लड़ा था, मतलब बाबर की ओर से इसने युद्ध लड़ा था। और इसने क्या कथन दिया था? अगर भाग्य ने मेरी मदद की तो मैं आसानी से एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने क्या कहा? अगर भाग्य ने मेरी मदद की तो मैं आसानी से एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। अगला जो युद्ध था चौथा, वो है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 6 मई 1529 को। ये बाबर के शासनकाल का अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह तथा अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित किया। तो बंगाल के शासक नुसरत खां और अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित किया गया था घाघरा के युद्ध में बाबर के द्वारा। इस युद्ध में बाबर ने बंगाल व बिहार की लोहानी अफगान सेना को हराया। अब देखिए साथियों, ये जो घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने महमूद लोदी की ओर से भाग लिया तथा पराजित हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि शेरशाह सूरी ने चंदेरी के युद्ध में बाबर का साथ दिया था और घाघरा के युद्ध में जो है ये महमूद लोदी की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था और पराजित हुआ। तो बाबर ने चारों के चारों युद्ध जीते हैं
पानीपत का प्रथम युद्ध भी, खानवा युद्ध भी जीता, चंदेरी युद्ध भी जीता और घाघरा का युद्ध भी जीता। और ये घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। तो महमूद लोदी ने जो है वो इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व किया था और यह खानवा से भागकर बिहार का शासक बन गया था। घाघरा युद्ध के बाद बिहार बाबर के नियंत्रण में आ गया तथा बाबर ने बंगाल शासक नुसरत शाह के साथ संधि कर ली। तो इस युद्ध के बाद बिहार पर बाबर का अधिकार हो गया और बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ बाबर ने संधि कर ली। 1529 में ही नुसरत शाह को हराकर शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, बीच में जो उपाधि थी हजरत आला की उपाधि धारण करने वाला इतिहास का शासक था शेरशाह सूरी। और इस शेरशाह सूरी ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया था और पराजित करने के बाद में कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरत आला की उपाधि। अगला है बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। बाबर को पहले आगरा के नूरे अफगान, जिसे कहा जाता है आराम बाग, में दफनाया गया था। तो पहले जो है बाबर को आगरा के नूरे अफगान आराम बाग में दफनाया गया था। इसे बाद में स्थायी रूप से स्वयं के द्वारा चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया। तो इसने जीवन काल में ये घोषणा कर दी थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो आराम बाग के स्थान पर बाद में स्थायी रूप से बाबर को इनके द्वारा चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया था। तो इसमें जो है आपको स्मारक ध्यान में होना चाहिए कि बाबर का मकबरा स्थित है। तो प्रश्न आता है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे काबुल में। अब देखिए साथियों, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने ग्रंथ लिखा था हुमायूं नामा, जो कई बार परीक्षाओं में आता है। हुमायूं नामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। और ये गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री। इस गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में एक कथन दिया है साथियों। ये कथन आपको ध्यान में होना चाहिए। और वो कथन किससे संबंधित है कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई? तो इसने कहा है इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया था। अब अपन बात करेंगे तुजू के बाबरी, जिसका अन्य नाम है बाबर नामा। बाबर ने तुर्की भाषा, ये आपको ध्यान में रखना है परीक्षा की दृष्टि से, किस भाषा में? तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। इसमें तत्कालीन भारत का वर्णन है। देखिए साथियों, मुगल वंश में केवल 2 ही ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। एक तो बाबर, जिन्होंने तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी अपनी आत्मकथा लिखी है। इसके अलावा जहांगीर, जिन्होंने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा या तुजू के जहांगीरी लिखी है। तुजू के बाबरी का 4 बार फारसी में अनुवाद किया गया है। आपको ये देखना है किस किस ने इसका फारसी में अनुवाद किया है। मूल रूप से ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबर के द्वारा और 4 बार इसका फारसी में अनुवाद किया गया। प्रथम 2 अनुवाद हुमायूं के काल में किए गए थे। तो बाबर के बाद में इसका पुत्र हुमायूं बना था बादशाह, और हुमायूं के काल में 2 बार तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। एक किया था पायंदा खां ने और एक किया था जैन खां ने। अब देखिए साथियों, तीसरा जो अनुवाद हुआ था तुजू के बाबरी का, वो हुआ था मुगल बादशाह अकबर के काल में, और ये अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, जो अकबर का 9 रत्न भी था। चौथा अनुवाद किया था मुगल बादशाह शाहजहां के काल में मीर अबू तलीब तुर्बाती ने। तो मीर अबू तलीब तुर्बाती जो थे वो थे इसके चौथे अनुवादक, जिन्होंने तुजू के बाबरी का तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब देखिए साथियों, बाबरनामा में बाबर ने हिंदुस्तान के 3 अभिशापों का उल्लेख किया है। तो हिंदुस्तान के 3 अभिशाप बताए हैं बाबरनामा में बाबर ने। कौन कौन से? एक तो गर्मी, दूसरा है धूल और तीसरा है लू। ये आपको ध्यान में रखने हैं 3 अभिशाप।
गर्मी, धूल और लू। अब देखिए साथियों, तुजुके बाबरी के अंग्रेजी में भी 3 अनुवाद हुए हैं। जैसे फारसी में 4 बार अनुवाद हुआ है, वैसे ही अंग्रेजी में कितनी बार अनुवाद हुए हैं? 3 बार। 1905 में मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद A.S. बेवरिज ने किया। यह अनुवाद अधिक प्रामाणिक माना जाता है। तो ये परीक्षाओं में सारी बातें पूछी जाती है साथियों। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को कम महत्व दें, किसी को ज़्यादा। पहला अनुवाद जो अंग्रेजी में किया गया था वो किया गया था बेवरिज के द्वारा। इसके बाद में लीडन तथा एरिस्किन ने फारसी से अंग्रेजी में 1826 में अनुवाद किया। और तीसरा जो अनुवाद किया गया था वो किया गया था किंग के द्वारा। किंग ने भी फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब देखिए, इतिहासकार एल्फिंस्टन का कथन है जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है। एल्फिंस्टन के अनुसार तुजुके बाबरी एशिया में पाया जाने वाले वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है। तो एशिया में पाए जाने वाले वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ जो है वो एल्फिंस्टन ने किसको बताया है? तुजुके बाबरी को। अब देखिए, बाबर का एक कथन आपको ध्यान में रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाबर के अनुसार हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। ये कथन आपको ध्यान में रखना है जो बाबर ने दिया है। हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। अब देखिए, एक आता है साथियों दीवान। तो दीवान क्या था? बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह संकलित किया था। इस काव्य संग्रह का नाम है दीवान। यह आपको ध्यान में रखना है। बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में संकलित किया गया काव्य संग्रह है, तो वो है दीवान। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मुबाय्यान। ये एक विशेष पद शैली है। बाबर फारसी में मुबाय्यान नामक विशेष पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो मुबाय्यान विशेष पद शैली का जन्मदाता कौन माना जाता है? वो माना जाता है बाबर। मुबाय्यान मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर ने फारसी में भी कविताएं लिखी हैं। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि मुबाय्यान क्या है, तो या तो उत्तर आ जाएगा विशेष पद शैली है, और या फिर आ सकता है मुस्लिम कानून की पुस्तक है। तो दोनों ही उत्तर जो हैं वो आप ध्यान में रखिए। अब देखिए साथियों, बाबर के गुरु का नाम। तो बाबर के जो गुरु थे वो थे ख्वाजा उबैदुल्ला। ख्वाजा उबैदुल्ला जो थे वो इनके गुरु थे, और ये नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख संत माने जाते हैं ख्वाजा उबैदुल्ला। बाबर ने ख्वाजा उबैदुल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक रिसाला ए वालिदिया को तुर्की पद में लिखा। तो ये भी इनका एक साहित्य है कि ख्वाजा उबैदुल्ला के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है रिसाला ए वालिदिया, इसका तुर्की पद में जो है वो अनुवाद किया है बाबर ने। बाबर ने एक नवीन शैली में रिसाल ए उसज की रचना की, और इसके अलावा बाबर ने नवीन शैली में रिसाल ए उसज की भी रचना की थी, और इस रिसाल ए उसज का अन्य नाम है खत ए बाबरी। इसके अलावा सड़क नापने के लिए बाबर ने गजे बाबरी का प्रयोग किया था। तो गजे बाबरी क्या था? सड़क नापने के लिए इसका प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। इतिहासकार लेनपुल ने जो है वो बाबर के संदर्भ में एक कथन दिया है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखना है। बाबर भाग्यशाली सैनिक था, न कि साम्राज्य निर्माता। इसी लेनपुल का कथन हुमायूं के संदर्भ में भी आता है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ाते हुए ही मारा गया। इसी तरह से इस लेनपुल ने बाबर के संदर्भ में भी एक कथन दिया है जो आपको ध्यान में रखना है। बाबर भाग्यशाली सैनिक था, न कि साम्राज्य निर्माता। बाबर ने हुमायूं को सलाह दी। अब देखिए, बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को क्या सलाह दी थी, ये कथन आपको ध्यान में रखना है। संसार उसका है जो परिश्रम करता है तथा किसी भी आपत्ति या मुश्किल का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। तो ये कथन जो है ये एक सलाह के रूप में बाबर ने अपने उत्तराधिकारी हुमायूं को दिया था। बाबर बाग लगाने का शौकीन था, यह आपको ध्यान में रखना है। बाग लगाने का शौकीन था, और इसने ज्यामितीय विधि से नूरे अफगान बाग जो आगरा में है इसको लगवाया था।
तो नूरे अफगान बाग किसके द्वारा लगाया गया था? तो बाबर के द्वारा लगवाया गया था। इसके अलावा बाबर ने देखो क्या किया था साथियों, बाबर ने पानीपत में संभल मस्जिद बनवाई। तो संभल मस्जिद जो है ये पानीपत में है और किसने बनवाई? बाबर ने। इसके अलावा बाबर ने अपने जीवन काल में कभी भी खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। ये कथन आपको ध्यान में रखना है, इसने अपने जीवन काल में कभी भी खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। अब देखिए एक नई प्रथा जो बाबर ने चलाई वो थी वजहदारी। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। वजहदारी जो प्रथा है वो बाबर ने चलाई थी। वजह उस जागीर को कहा जाता था जो मुगल सरदारों को वेतन के बदले दी जाती थी। तो मुगल सरदारों को वेतन के बदले दी जाती थी उस जागीर को कहा जाता था वजह। बाबर के भारत आक्रमण के बाद कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार काबुल व कंधार उत्तरी भारत में शामिल हुए। तो कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार जो है वो उत्तर भारत में काबुल और कंधार शामिल हुए। तो वो कब हुए थे? बाबर के भारत आगमन के पश्चात। अब देखिए साथियों, डॉक्टर SR शर्मा इन्होंने बाबर की तुलना इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के शासक हेनरी सप्तम से की है। तो बाबर की तुलना इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के शासक हेनरी सप्तम से किसने की है? तो वो की है इतिहासकार SR शर्मा ने। बाबर इतिहास में विजेताओं के बीच उच्च स्थान पर रखा जाता है। और लास्ट में अपन बात करते हैं बाबर के साम्राज्य की। तो बाबर का जो साम्राज्य था वो काबुल से लेकर बिहार तथा दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। तो काबुल से लेकर बिहार तथा दक्षिण में ग्वालियर तक जो था वो बाबर का साम्राज्य विस्तृत था। तो साथियों ये है मुगल साम्राज्य के संदर्भ में अपना पहला वीडियो, जिसमें मैंने आपको बाबर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। आशा है आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर जानकारियाँ पसंद आई हैं, इन जानकारियों ने आपके ज्ञान में वृद्धि किया है, आपके मनोबल को उत्तरोत्तर बढ़ाया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अधिक से अधिक अपने साथियों में वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा जो वीडियो प्रदर्शित की जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।